इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन? मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारे देश में कई सारी पार्टीज़ हैं। मेनली अगर हम लोग नेशनल लेवल की बात करें तो बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी, फिर कांग्रेस आती है, फिर और छोटी छोटी काफ़ी सारी पार्टीज़, जैसे कि आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली में सरकार है, ऐसी बीजू जनता दल है, ऐसी बहुत सारी, तृणमूल कांग्रेस है, बहुत सारी, AIDMK है, काफ़ी सारी पार्टीज़ हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये सारी की सारी पार्टीज़ क्या करती हैं? एक दूसरे से कंपटीशन करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस में लड़ती हैं, और हम वोट करते हैं जो जिसको हम पसंद करते हैं। 18 ईयर प्लस जिसकी भी एज है 18 साल से ज़्यादा, वो लोग जाकर के वोट कर सकते हैं और अपनी पसंद का कैंडिडेट चुन सकते हैं। तो इलेक्शंस जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उतना ही इम्पॉर्टेंट है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। क्यों? क्योंकि अगर भाई कंपटीशन ही नहीं होगा तो इलेक्शन का क्या मतलब है? फिर तो भाई एक ही पर्सन बने जा रहा है। तो कंपटीशन काफ़ी सारी फॉर्म्स ले सकता है। ज़्यादातर जो मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म जो होती है ना कंपटीशन की, अगर हम लोग पॉलिटिक्स में देखें तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में होती है एट द कंस्टिट्यूएंसी लेवल। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? हमारे देश में जैसे इलेक्शन होना है तो हमारे देश को कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांट दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो सपोज़ करिए जैसे कि आपका स्टेट है, सपोज़ करिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड है ये। उत्तराखंड को काफ़ी सारी MLA की, अगर स्टेट के इलेक्शन है, अगर राज्य के इलेक्शन है जिससे चीफ मिनिस्टर बनना है, तो हमारी जैसे उत्तराखंड की स्टेट है, उत्तराखंड की स्टेट को काफ़ी सारी MLAs की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांट दिया जाएगा। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि MLA कौन होता है? MLA वो पर्सन होता है, विधायक, हिंदी में हम इसे विधायक बोलते हैं। हम लोग उसको वोट देते हैं और बहुत सारे MLAs, जैसे जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा MLA बनते हैं उस पार्टी का CM बन जाता है। तो क्या होता है ना, MLA के चुनाव के लिए राज्य को, पूरे के पूरे स्टेट को, चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए, यूपी कर लीजिए, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर नागालैंड, किसी की भी आप बात कर लीजिए, तो सबके सारे के सारे राज्यों में इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ती हैं कि इस तरीके से राज्य को बांटा जाए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कि बराबर पॉपुलेशन में बटे। सपोज करें कि ये वाला भाग हमने बांटा है तो इसमें लगभग 1 लाख लोग आए, इसमें भी लगभग 1-1 लाख के आसपास लोग जो हैं आए, और हर 1 लाख पर एक MLA चुना जाए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि इस तरीके से कि इक्वल नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांट दिया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है, एक MLA का चुनाव होकर के आता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर बहुत सारी पार्टीज लड़ती हैं, है ना, इलेक्शंस होते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं, वो MP के इलेक्शंस होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग 8th क्लास में भी पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो कंपटीशन होता है तो इलेक्शन होते हैं। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन क्या हो जाएंगे, पॉइंटलेस हो जाएंगे। बट क्या ये सही है कि हम लोग को पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए? क्लियरली क्या होता है कि इलेक्टोरल कंपटीशन के कुछ ना कुछ डीमेरिट्स तो हैं ही, मतलब बुराइयां अच्छाइयां तो हर चीज़ में होती हैं, है ना। तो डीमेरिट्स हैं, तो इट क्रिएट अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी। तो देखिए, जो डीमेरिट्स हैं इसकी, वो होती है फैक्शनलिज्म हो जाता है। जैसे कि आप लोग अगर अपनी क्लास की बात करें, जैसे आपकी क्लास में 2 लोग को मॉनिटर का इलेक्शन लड़ना है, होता है काफ़ी सारे स्कूल से, मॉनिटर का, स्कूल के प्रेसिडेंट का, या फिर स्कूल की, है ना, हेड गर्ल हेड बॉय का कंपटीशन होता है। तो जैसे आपके स्कूल में सपोज करिए एक ये भी आपकी फ्रेंड है, आप अच्छे बच्चे हैं तो आपके सब फ्रेंड्स हैं, एक A आपकी फ्रेंड है और B भी आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये दोनों आपके फ्रेंड हैं। अब ये दोनों मॉनिटर के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, तो अब आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई किसको चुने। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होंगे जो B को सपोर्ट करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ A को सपोर्ट करते होंगे। अब ये B वाले A के खिलाफ बोलेंगे और A वाले B के खिलाफ बोलेंगे कि भाई हम तुझे जिताएंगे, हम इसको हराएंगे, तू ऐसा है, तू वैसा है। इस तरीके की बातें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में भी देखते हैं। और जहाँ पर भी कॉम्पिटिशन की बात आती है तो नफरत भी फैलती है, नफरत होती है एक दूसरे के बीच में। जैसे कि जो टॉपर्स होते हैं क्लास के, है ना, जो 1st, 2nd, 3rd पोजीशन वाले, वो एक दूसरे से मतलब खटी रहती है उनकी थोड़ी थोड़ी, चाहे सामने फ्रेंड्स दिखें, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं। तो पॉलिटिकल कंपटीशन में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो लोगों का विभाजन करने की कोशिश करती हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, है ना, अलग अलग नाम पर काफ़ी सारे बंटवारे किए जाते हैं, दंगे भी मच जाते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। आपकी लोकेलिटी में काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, उनके काफ़ी सारे लीडर्स होते हैं, और वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, तो एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा भी बोलते हैं। पार्टीज़ और कैंडिडेट्स जो हैं वो डर्टी ट्रिक्स, काफ़ी गलत चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं इलेक्शंस में जीतने के लिए। और सम पीपल से दैट दिस प्रेशर टू विन इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फॉर्मुलेटेड। मतलब क्या है कि जो एक इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है ना, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे को गलत दिखाने का, इसकी वजह से क्या होता है, जो सही चीज़ होती है कि इलेक्शन जीत करके लोगों के लिए अच्छा काम करना है, उस चीज़ से ध्यान हट जाता है, एक दूसरे को हराने पर ही ध्यान ज़्यादा चला जाता है। कई बार
अच्छे लोग जो होते हैं वो भी मतलब सर्व करना चाहते हैं कंट्री को, बट वो लोग इस चीज़ में एंटर नहीं करना चाहते। आप लोग ने कई बार सुना होगा कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, बहुत ही गंदा गेम है और अच्छे लोग इसमें जाना नहीं चाहते हैं, और इसलिए कि कंपटीशन अनहेल्दी होता है, मतलब बहुत सारी बुराइयां भी हैं, इसलिए लोग इसमें जाना नहीं चाहते। मगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, हमारे संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान बनाया, उनको भी तो ये सारी चीज़ें पता थी, फिर भी उन्होंने इसको क्यों चुना? उन्होंने इसलिए चुना कि ठीक है भैया इसमें दिक्कतें हैं, but yet opted for free competition in election as the way to select our future leaders। फिर भी उन्होंने इसी को चुना क्योंकि वो ये समझते थे कि ये सिस्टम जो है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी मतलब ठीक दिखाई पड़ता है। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में तो भाई ठीक है पहले लड़ झगड़ लेंगे, मगर फिर भी लोगों के भले के लिए तो काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगले इलेक्शंस में उन्हें फिर से वोट जाने तो लोगों से ही मांगना होगा ना, वोट जा कर के मांगेंगे लोगों से, तो इसलिए लोगों को सर्व करने की उनमें मतलब करना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। पॉलिटिकल कंपटीशन ज़रूरी नहीं है कि एक आइडियल वर्ड हो कि अच्छा ही सब कुछ रहे, बट क्या होता है ये रियल लाइफ में भी मतलब चीज़ें आप देखिए ना कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो नेता कितनी सारी स्कीम्स निकालते हैं, लोगों के काम करने आते हैं, लोगों के घर घर आते हैं वोट मांगने और लोगों के काम भी करवाते हैं। तो इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से तो है कि उससे ज़्यादा हमें काम करवाना है। पॉलिटिकल लीडर्स पूरी की पूरी दुनिया में, चाहे वो प्रोफेशनल हो, आर मोटिवेटेड बाय डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल करियर्स। तो मतलब हर तरीके से कि अपना करियर आगे बढ़ाएं। दे वांट टू रिमेन इन पावर, वो पावर में रहना चाहते हैं और अपनी पोजीशन को अपने पास ही रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सेंस ऑफ ड्यूटी। तो हो सकता है कि वो सर्व भी करना चाहें, बट सिर्फ सेंस ऑफ ड्यूटी पर हम लोग रिलाई नहीं कर सकते हैं। डिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो, और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। तो कई बार जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो काफ़ी होशियार होते हैं। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से अगर हम अलग भी बात करें तो हमें लग सकता है कि भाई ये बड़ा होशियार पर्सन है, बट हो सकता है कि वो अच्छा लीडर ना हो, वो पॉलिसीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट ना कर पाए। तो इस तरीके की सिचुएशन से हम लोग कैसे डील करें? एक वे ये है कि ट्राई करें, इम्प्रूव करें हमारी नॉलेज को और करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स को। किस तरीके से? The other and more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so। तो इस तरीके से भी कैसे ऐसा सिस्टम बनाया जाए, कैसे लोगों को चूज़ किया जाए? तो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि ऐसा करके कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर वो काम ना करें तो उनको पनिशमेंट मिले और वो काम करे तो मतलब रिवॉर्ड मिले, कुछ अच्छा हो। इसका सिंपल आंसर है ये सब करेगा कौन? रिवॉर्ड कौन देगा और पनिशमेंट कौन देगा? लोग देंगे। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन यही करता है, क्योंकि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल में, तो जो पार्टी अच्छा काम करती है उसको अवार्ड मिलेगा, उसको दोबारा से चुन लिया जाएगा, और जो काम अच्छा नहीं करती है उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको वोट नहीं मिलेंगे और वो पार्टी हार जाएगी। इसी तरीके से उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको गिफ्ट या है ना, और दूसरी तरफ उनको वो अच्छा काम नहीं करते हैं तो उनको सत्ता से हटा दिया जाता है। इसी तरीके से पार्टी और लीडर्स के पास इंसेंटिव होता है कि अच्छा काम करेंगे तो दोबारा से सत्ता में हम आ जाएंगे। दे नो दैट इफ दे रेज इशू ऑफ पीपल वांट टू बी रेज, देयर पॉपुलैरिटी एंड चांसेस ऑफ द विक्ट्री विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो उनको समझ में आ जाता है कि अगर वो काम करेंगे जो लोग चाहते हैं, वो इश्यूज उठाएंगे जो लोगों के हित में हैं, तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और वो अगली बार भी सरकार में आ जाएंगे। बट अगर वो ये सब नहीं करेंगे तो लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। इसी तरीके से पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हेल्थी भी हो सकता है। सो अगर पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ पावर में रहने की डिज़ायर हो और फिर भी ज़बरदस्ती उनको लोगों को सर्व करना ही पड़ेगा। कैसे भाई? अगर वो लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें वोट कैसे देंगे, वो लोग पावर में कैसे रहेंगे? तो दिस इज़ अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। ये भी ऐसा है जैसे कि दुकानदार है, वो आपसे प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने में इंटरेस्टेड है, वो चाहता है आप उसे पैसे दे दें सारे आपके, बट अगर आप उसे अच्छा सामान नहीं देंगे तो वो दूसरी दुकान पे चला जाएगा। इसलिए चाहे दुकानदार चाहे या ना चाहे, उसको आपको अच्छा सामान ही देना ही पड़ेगा, ताकि दोबारा से आप उसकी ही शॉप पे जाएं, किसी और शॉप पे ना जाएं। इसी तरीके से पॉलिटिकल कंपटीशन भी जो है, चाहे कितनी भी बुराइयां हो, अगलीनेस हो, फाइनली पॉलिटिकल पार्टीज़ को फोर्स करता है कि वो लोगों के लिए काम करें, क्योंकि अगर वो लोगों के लिए काम करेंगे नहीं तो उन्हें कौन दोबारा से चुन करके बुलाएगा? सही बात है ना? तो मेरे पास योजनाएं हैं, मेरे पास वोट है, इस तरीके की बात हमें दिखाई गई है। अब व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? हमारे जो ये देखिए थोड़ा सा ना चैप्टर जो है 10 मिनट हो गए छोटे से पार्ट में, तो कुछ पार्ट्स में बनेंगे वीडियोस, क्योंकि और आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लेना भी पड़ेगा। तो व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस? हमारे जो इलेक्शंस का सिस्टम है वो किस तरीके का है?
तो कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, क्या हम कह सकते हैं? देख व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये सब हम लोगों ने देख लिया है इनिशियल चैप्टर्स में। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो इंडियंस का इलेक्टोरल सिस्टम है, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सही है? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इलेक्शंस होते कैसे हैं भाई हमारे देश में। हमारे देश में लोकसभा है और विधानसभा है, यानी कि हमारे देश में लोकसभा भी है जो कि पार्लियामेंट में बैठती है, विधानसभा है जो कि राज्यों में होती है। देखिए क्या है ना, हमारे देश में 3 लेवल्स का डिवीजन है। सबसे बेस पे होते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, उसके ऊपर आती है स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें विधानसभा होती है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, वहाँ पे विधानसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको इंग्लिश में बोला जाता है। और सबसे टॉप पे होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि कहाँ पे बैठती है, पार्लियामेंट में एमपीज़ वगैरह जाते हैं, वो इस पे काम करते हैं। तो हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और हर 5 साल के बाद जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दोबारा से अगर आना है तो इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं। लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वो डिसॉल्व हो जाती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो लोकसभा है और विधानसभा है ये हर 5 साल डिसॉल्व्स एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा यानी कि जो सेंटर पे है पार्लियामेंट वाला जो होता है, विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि अलग अलग राज्यों में होती है, ये हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है। इलेक्शन होते हैं सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक टाइम पर एक ही प्रदेश में, और इसी को हम लोग जनरल इलेक्शंस बोलते हैं। तो जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं भाई, प्रधानमंत्री को चुनना है, पूरे देश में चुनाव है, तो क्या चल रहे हैं, जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं। हो सकता है ये एक ही दिन में हो जाए, हो सकता है कि पूरे मतलब एक आध महीना पूरे देश में इनको करवाने में लग जाए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक साथ हो जाता है, बट टाइम भी हो सकता है लग जाए, क्योंकि क्या होता है, समटाइम इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूंसी टू फिल द वैकेंसी बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर। तो कई बार क्या होता है, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें तो पूरे देश में चुनाव होता है, फिर पूरे राज्य में चुनाव होता है। और अगर मान लीजिए आपके स्टेट का एमएलए की डेथ हो गई या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो भी तो इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे ना। इस तरीके के इलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के इलेक्शंस को हम लोग कहते हैं कि बाय इलेक्शंस हुए हैं। बाय इलेक्शंस, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि बाय इलेक्शंस कब होते हैं। तो देखिए बाय इलेक्शंस तब होते हैं या तो रेजिग्नेशन हो जो आपका एमएलए एमपी है वो रिज़ाइन कर दे, या फिर उनकी डेथ हो जाए। तो इन 2 केसेस में बाय इलेक्शंस होते हैं। अब आता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्या होती हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि हरियाणा का पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था कि वहाँ पे सपोज करिए 90 एमएलएज हैं। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि हर एक पर्सन मतलब सारे के सारे 90 एमएलएज के लिए वोट करता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए है ना, आप सिर्फ उसके लिए वोट करेंगे। आप सारे 90 एमएलए के वोट करेंगे तो भाई पता नहीं क्या ही हो जाएगा, है ना, बहुत मुश्किल काम है। तो आपके इलाके का जो एमएलए होगा, आपके पेरेंट्स सिर्फ उसके लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए वोट करने गए होंगे, और बाकी सारे जो अलग अलग इलाकों के हैं एमएलएज वो उस इलाके के। तभी तो कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होता है। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का पर्सन है ना, आप सिर्फ उसके लिए वोट करेंगे। इसी तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग अपने अलग अलग पर्सन के लिए वोट करेंगे, और इस तरीके से जो जीतेगा वो एमएलए बन जाएगा। तो वही है कि अलग अलग कंट्री को या फिर स्टेट को डिवाइड किया जाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और इनको हम लोग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज बोलते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पस ऑफ इलेक्शन के पर्पस के लिए हमारे देश को में अलग अलग जगहों को डिवाइड किया जाता है, उसको हम लोग इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। और वोटर्स हु लिव इन द एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, तो जिस इलाके में आप रहते हैं आप एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। लोकसभा के लिए हमारे देश में क्या है, 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर लोकसभा का इलेक्शन हो तो उसके लिए 453 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है और एक एमपी वहाँ से चुना जाता है। वन ऑफ द फीचर्स जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, कि हर एक पर्सन का एक वोट होगा और एक ही वैल्यू होगी। मतलब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपके वोट की वैल्यू और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो वोट की वैल्यू है वो बराबर होगी, उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसका ये फीचर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव एन इक्वल वैल्यू, बराबर वैल्यू होगी हर एक वोट की। दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसीज की बराबर पॉपुलेशन लगभग होती है। सिमिलरली स्टेट के इलेक्शन की बात करें तो उसमें भी स्टेट में भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिवाइड किया जाता है, जितने एमएलए होते हैं उसके हिसाब से।
तो यही है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और फिर उससे एमएलए को हम वोट देते हैं। इसी तरीके से सिमिलर तरीके से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के भी इलेक्शंस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि वार्ड मेंबर के इलेक्शंस हो रहे हैं ना, तो आपके इलाकों को अलग अलग मोहल्लों को मतलब अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है और उस वार्ड से एक क्या होता है, एक क्या बोलते हैं हिंदी में तो पार्षद बोलते हैं, या फिर वार्ड मेंबर जो है वो चुन करके आता है। तो ईच वार्ड इलेक्ट्स वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन, जैसे गांव में पंच बोलते हैं उनको, और या फिर वार्ड भी वो वार्ड मेंबर बोल सकते हैं, ऐसे शहरों में वार्ड मेंबर। आप लोग पता करिएगा कि आपके कब इलेक्शन हुए हैं आपके स्टेट में, और बेसिकली आप लोगों को अपने उसका प्रदेश का एमएलए पता होना चाहिए कि आपके इलाके का, आपकी डिस्ट्रिक्ट का या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एमएलए कौन है और आपके एरिया का एमपी कौन है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग को मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एमपी कौन है, एमएलए कौन है और आपके चीफ मिनिस्टर कौन है और कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट भी बताना चाहें तो बता सकते हैं। ये चीज़ें बताइएगा, मुझे भी पता लगेगा कि मैं जिन जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो बच्चे कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो हर विलेज, ईच विलेज और टाउन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स। हर विलेज टाउन अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड होता है और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और फिर सेम सिमिलर तरीके से हम लोग वोट देते हैं। हरियाणा की बात करें तो जैसे कि 60 थी, तो जो 60 का 50% मतलब 30 से 30+ वोट्स जिसको मिलेंगे वो उसमें इलाके में क्या बन जाएगा, वहाँ का लीडर बन जाएगा। अब आता है नेक्स्ट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो देखिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा रिजर्वेशन के बारे में, आरक्षण के बारे में। जैसे कि नौकरियों में आरक्षण होता है, पढ़ाई लिखाई में भी आरक्षण होता है, इसी तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसमें भी आरक्षण है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं जिनको हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एंटाइटल किया है हर एक सिटीजन को कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके अपनी मर्जी से। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बात से काफ़ी परेशान थे कि अगर ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन होगा तो कुछ कमज़ोर वर्ग हैं हमारे समाज के, जिनको काफ़ी मतलब SC ST हो गए, OBC हो गए, इनको समाज में बहुत ही दबा कुचला माना जाता है, सदियों से दबाया गया है। तो ये जो लोग हैं इनके तो रिप्रेजेंटेटिव्स कभी लोकसभा में पहुंच ही नहीं पाएंगे, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पहुंच पाएंगे। तो इनके लिए हमें कुछ रिजर्वेशन का पर्पस करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे संविधान में एक रिजर्वेशन रखा गया है इन लोगों के लिए। तो उनके पास हो सकता है रिसोर्स ना हो, उनके पास पढ़ाई लिखाई के पैसे ना हो, उनके कोई कॉन्टैक्ट ना हो कि वो इलेक्शन लड़ सके, इसलिए जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं वो उनको हमेशा दबा करके रखेंगे और इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर ऐसा होता रहा तो हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े हिस्से को तो रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगी, उनकी आवाज़ ही नहीं सुन पाएंगी। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक स्पेशल रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने की बात कही वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो रिजर्व होती हैं SC के लिए, ST के लिए। तो SC SC कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वहाँ के सारे लोग वोट दे सकते हैं, बट जो इलेक्शन लड़ेगा वो कौन होगा, या तो वो जैसे कि SC के लिए सपोज करिए आपके स्टेट में 60 सीटें हैं तो 17%, जैसे सपोज करिए इजी बनाने के लिए आपकी स्टेट में 100 सीटें हैं तो 100 का 17% क्या होगा, 17 सीटें तो ST के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी और 15 सीटें ST के लिए, बाकी सारी आपकी जनरल है। बाकी सब पे जो है कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है। बट ये जो 17, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ऐसा ही नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि 17 + 5 17 12 तो लगभग जो है 32 सीट्स रिजर्व होंगी और बाकी सारी 100 की बाकी सारी जितनी बची हुई है उस पर सब लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन में वोट तो हर कोई देता है, चाहे वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हो फिर भी हर कोई वोट देगा, बट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन में खड़ा वही हो सकता है जो कि ST या फिर SC हो, मतलब जिसके लिए भी रिजर्व करी गई है उसी कम्युनिटी का पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। तो SC रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली समवन हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। तो जैसे कि सपोज करिए जो SC कम्युनिटी को बिलोंग करता है वो ये आपके 60 थी तो उसमें से सपोज करिए कि 10 रिजर्व कर दी, 10 तो ज़्यादा हो गए, सपोज करिए 7 रिजर्व कर दी, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ ST जो पर्सन होगा ना, जो शेड्यूल ट्राइब को या फिर शेड्यूल कास्ट को जिस हिसाब से रिजर्व की है वही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, बट वोट सारे के सारे लोगों से करेंगे। करंटली हमें बताया गया है कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, थोड़ी देर में हमने पढ़ा था, थोड़ी देर पहले, यहाँ पर देखिए 545 सीट्स हैं, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। तो उसमें से 545 में से आप देखिए 84 जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की हुई है। ये नंबर जो है ये ST ST कम्युनिटी के मतलब लेजिटिमेट है, क्योंकि इतने % लोग हमारे देश में रहते हैं। 18% शायद ST हैं, सॉरी SC हैं और 15% के आसपास शायद ST कुछ है। तो
उस हिसाब से उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी हैं ताकि वो लोग भी वहाँ पर पार्लियामेंट में पहुंच पाए, अपनी बात रख पाए। द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, लोकल लेवल पर भी एक्सटेंड किया गया है। पंचायत में काफ़ी सारी स्टेट्स में हम देखते हैं कि ओबीसीज के लिए भी रिजर्वेशन है, और इवन विमेन के लिए भी जो है वो 33% रिजर्वेशन हम लोगों को काफ़ी सारी स्टेट की पंचायत में, सेंट्रल और स्टेट एमएलए एमपी के इलेक्शंस के लिए नहीं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस के लिए हम लोग को कई सारी स्टेट्स में ओबीसी के लिए और विमेन के लिए भी रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है। तो वही है कि काफ़ी सारी स्टेट्स में, पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो है वो ओबीसीज के लिए भी और विमेन के लिए भी हम लोग को जो है देखने के लिए मिलता है। 1/3 सीट्स जो हैं